मान लो परिवार में किसी कोई बंदे को मार दे तो तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा पुलिस कंप्लेन। तो उसने कहा तुम्हारा खून पानी हो गया है, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम पुलिस कंप्लेन? तो मारो जाके, एक के बदले में दो, दो के बदले में चार। तुम्हारे में वो बात नहीं रही, पहले वाले तुम्हारे बड़े बड़े जोरदार लोग थे राजस्थान के, तुम अब बहादुर नहीं हो। बैठ के देखेगा कि तुम वहां क्या कर रहे हो, तो कैमरे में बैठ के कोई ये भी तो देख रहा होगा कि हम एक पाकिस्तानी से पिछले 15 मिनट से बातचीत कर रहे हैं, उस पाकिस्तानी से जिसको इन्होंने बिठा रखा कि इनको डाउट है कि ये बंदा और कुछ भी हो सकता है, इसको वापस भेजेंगे, फिर तो अपने को टिकाएंगे भाई। इनको लगेगा भाई 4 घंटे पहले एक पाकिस्तानी आया था, 4 घंटे बाद हिंदुस्तानी आया, अरे आपस में दोस्त है, इसका मतलब पूरी गैंग है। और कल पूरे मॉस्को में धमाके धमाके करेंगे वैसा। और भैया आप तो दाढ़ी से लगते हो रहो कि आप तो पकाई करके जाओगे इधर। इसलिए अपनी और सिंध की भाषा सेम है, अपने और सिंध के सारे गाने सेम है। ये तो दुर्भाग्य है सिंध उधर चला गया। तो आप मानोगे नहीं, मतलब जनगणना वाले जब घर पे आते जवान जवान लड़के गायब हो जाते। जनगणना वाले कहा घर के सदस्य बाहर आओ, तो या तो बच्चे या बूढ़े, अरे बीच में कहाँ गए, होती नहीं, डायरेक्ट इधर से इधर। फिर एक आधा तो मेरा जैसा अल्टीमेट ही था, जोरदारी बंदा था, उसने कहा ना तो लगाएंगे टैक्स, ना भेजेंगे अफगानिस्तान। ये तो घर में आके साइज चेक कर रहे हैं कि मोटे कितने और पतले कितने। क्यों? कि फिर मोटे आदमी को मोटी लुगाई, पतले आदमी को पतले लुगाई। ये जो गलत तरीके से साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ये चेंज किया जाएगा। अब फालतू में भाई साहब गीत गाने पड़ते हैं, महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे, ये अब गीत गाए नहीं जाएंगे। तो वो जो कॉर्नवालिस कोड आए थे ना, उन कोड में पहली बार कहा गया था कि भारत के अंदर किसी प्रकार का रक्त मूल्य दिया, वरना पहले भारत में सब जगह ही थी, यदि कोई मार दे किसी का तो उसके बदले में या तो बदला लो, जाके मारो उनके, बदला उनसे क्या लेके आओ, रुपए। क्या लेके आओ? रुपए। और ये है पाकिस्तान से आगे निकल जाओ, इन सब देशों के अंदर मिल जाएगा। ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उनके अंदर इस प्रकार की चीजें, आज भी ब्लड मनी वाली चीजें चलती रहती है, अखबारों में कई बार आता रहता है। पाकिस्तान वाले में तो हालांकि कानून ही नहीं है उनके तो क्या है क्या नहीं है वो जाने, उनका काम जाने। मेरे को एक बार, हम पहली बार घूमने के लिए गए थे रूस, तो वहां हम 4 लोग गए। तो यहाँ से दिलीप सर ने कह के भेजा था कि वहां तुम पहली बार जाओगे तो वो पकड़ लेंगे, क्योंकि इंडिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि इंडिया फैमिली वैल्यूज का देश है। इंडिया में लोग परिवार के साथ ही घूमने के लिए जाते हैं। इंडिया के बारे में अभी तक ये माना नहीं गया कि दोस्त भी घूम सकते हैं। तो वहां यदि दोस्त दोस्त देखते हैं तो उनको पक्का ही लगता है कि ये अब यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं। और इंडिया वाले खूब करते भी हैं, किसी देश में घूमने के लिए गए, बाद में वहीं काम करने लगे, वापस ही नहीं आए, तो उनको डर लगता है यार। तो वो तुम्हें पकड़ेंगे वहां पे, तो पकड़ें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना, डरना मत, आराम से बात करना, कहना कि हाँ हम तो घूमने के लिए आए हैं। हम वहां पहुंचे, 4 दोस्त, 2 को तो उन्होंने कहा जाओ, 2 को हमें बिठा लिया, किधर जाओ, साइड में आ जाओ। मेरे को तो इसलिए बिठा लिया कि दाढ़ी थी, पासपोर्ट पासपोर्ट वाली जो फोटो उसमें दाढ़ी नहीं, और इधर दाढ़ी। दूसरे दोस्त को इसलिए बिठा लिया कि उनके पासपोर्ट वाली फोटो में बाल लंबे और अब बाल छोटे, तो बाल से तो शक्ल चेंज हो जाती है, लंबे बाल की शक्ल अलग होती है, बाल छोटे होते हैं शक्ल चेंज हो जाती है। तो हम दोनों को बिठा लिया। तो हम अब पहली बार आप बाहर गए, दिलीप सर ने कहा था मतलब इवन यदि तुम घबराए और उनको लगा कि डाउटफुल हो तो तुम्हें वापस दिल्ली भेज देंगे, वो अपने देश में नहीं जाने देंगे। तो हम दोनों बैठे बैठे वहां, अब डर तो लगे अंदर अंदर कि वापस नहीं भेजते। अब वापस भेजने का डर ये कि बेइज्जती होगी, कि तुम्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया वहां पे। तो हम दोनों वहां बैठे बैठे बात करेंगे, यार ठीक किया आज तो, इन 2 को तो जाने दिया यार, 2 को बिठा लिया अपने में से। तो वहां पर से बात करेंगे, अपने यदि दिल्ली भी भेज भी देंगे ना, तो वहां अपने जयपुर नहीं चलेंगे, दिल्ली में होटल में कमरा लेके रहेंगे जब तक ये घूम के नहीं आ जाएंगे। और इनको कहेंगे विद्या की सौगन है, यदि लोगों को बता दिया, और इनको कहेंगे भाई तुम फोटो खींच के भेजो, फिर एडिट कर करके अपने लगाएंगे उसके आगे, ताकि लोगों को कहेंगे भाई घूम के आए। और तो क्या करें। तो हम वहाँ बैठे, ओपन सा एयरपोर्ट पे ओपन सी एक जगह थी, वहां पे बिठाया। तो टेबल्स लगी हुई थी, इधर हम बैठे और इधर टेबल मुंह करके कोई दूसरा बंदा बैठा। तो मैं जब बैठा था ना उस साइड के अंदर, तब मैंने देखा उधर जो बंदा बैठा गोरा सा व्यक्ति है कोई, तो मुझे लगा हो सकता है कोई यूरोपियन सी हो उधर बैठा हो। हम दोनों जब आपस में हमारी जोर जोर से यूं बातें कर रहे हैं। अच्छा, सर ने यह भी कहा था कि तुम है ना वहां जब आपस में बातें करोगे तो वो तुम्हें कैमरे से देखेंगे, यदि तुम घबराए भी दिखो, तुम्हारी बातें समझ में आएगी नहीं उनकी, पर तुम यदि घबराए भी दिखोगे ना तो उनको डाउट होगा कि तुम्हें, तो घबराना मत, आराम से हा हा करते रहना बैठे बैठे। तो हम झूठे हा हा करेंगे, मजा आ गया, पकड़ लिया पकड़ लिया, हा हा, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो हम ये दो, और टिपिकल अपनी राजस्थानी बोले हम। वो जो बंदा पीछे बैठा था ना, वो यूं मेरी तरफ देखा, उसने उसने कहा कहाँ से हो। आप दूसरे देश में अपनी भाषा भी सुनते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अब तक उन रशिया वालों ने हमें पकड़ रखा था, तो वो तो यहाँ जो अपनी कर रहे थे, हमारे पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो हमने कहा हम भारत से। मैं भारत में कहाँ से हूँ? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से हूँ? जयपुर से। उसने कहा नहीं, तुम दोनों जयपुर की भाषा ही नहीं बोल रहे। तो मेरे साथी उनका जोधपुर से। उनका हाँ एग्जैक्टली। अरे नीचे कर ले रहे, तुम्हारे सिवाय मोबाइल की कुछ है कि नहीं? लिख, जनजाति आंदोलन के कारण क्या करो उसमें कैमरा। अरे तुम्हारे पास ही मोबाइल, औरंगाबाद है ही नहीं।
तुम यार इतना बंदा यूं डीप जानता है कि इसको ये भी पता है कि अपनी बोली से पता चला कि अपने पश्चिमी राजस्थान के हैं, इसका मतलब बंदा अपना ही है। तो हमने पूछा भाई साहब आप कहाँ से हो? क्या कराची। अच्छा, तो कराची अपने एकदम टच में है भाई। इधर अपना जैसलमेर एरिया मान लो, उधर है सिंध, और सिंध की राजधानी कौन सी है? कराची। इसलिए अपनी और सिंध की भाषा सेम है, अपने और सिंध के सारे गाने सेम है। ये तो दुर्भाग्य है सिंध उधर चला गया, वरना हम तो राष्ट्रगान में आज दिन तक गा रहे हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो सिंध अपना ही था, सिंध पूरा राजस्थानी जैसा ही है, उनकी कल्चर, उनके कपड़े, उनके गाने, उनका खान पान, पूरा राजस्थान है वो उधर। तो उसने कहा अरे तुम्हें कैसे बिठा लिया? बातें करने लगे हम, तुम्हें कैसे बिठा लिया? तो हमने कहा यार पता नहीं, दो चार दोस्त आए थे, दो को तो भेजिए, दो को बिठा लिया, पहली बार घूमने गए। मैं कहा हाँ। उनका हाँ ये बिठा लेते हैं। मैं तो यार पता नहीं कितने देशों में घूम गया, फिर भी मेरे को बिठा लिया, इस चक्कर में कि पाकिस्तान का हूं। तो सुबह से बिठा रखा है यार, और अब कह रहे हैं वापस लाहौर भेजेंगे, अंदर रशिया के अंदर भी जाने नहीं दे। और उसने कहा ये गोरे लोग ये बड़े खराब होते हैं, अपने एशिया वालों से नफरत करते हैं, और अपने लोग अच्छे होते हैं। तो यूं बातें करता करता उसने फिर हमसे पूछा कि तुम्हारे वहां राजस्थान में और कैसा क्या चल रहा है? हम सब ठीक चल रहा है। उनकी नई नई पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई थी, इमरान खान प्रधानमंत्री बना था। तो मैंने इमरान खान की बातें पूछी, तुम्हारे अभी चुनाव हुए, चुनाव में क्या हुआ, इमरान खान कैसे जीता, नवाज शरीफ कैसे हार गया, भुट्टो वाले परिवार का क्या, जितनी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की जानता था उससे बातें की। वो अच्छा इंटेलिजेंट आदमी था, उसने कई बातें मुझे बताई, ये हो गया चुनाव में इस बार, ये हो गया। उसने मेरे से पूछना शुरू किया। फिर उसने यूं पूछा कि तुम तो राजस्थान के, और राजस्थान के लोग तो बड़े वीर बहादुर होते हैं। हमने कहा पूरे एकदम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर तो डरे हैं कि ये बेटे बाहर भेजेंगे, पर उनको पूरे बहादुर है हम तो उसने मेरे से पूछा अचानक कि तुम्हारे मान लो परिवार में किसी कोई बंदे को मार दे तो तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा पुलिस कंप्लेन। तो उसने कहा तुम्हारा खून पानी हो गया है, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम पुलिस कंप्लेन? तो मारो जाके, एक के बदले में दो, दो के बदले में चार, हम हैं ओरिजिनल उधर सिंध वाले, और हम आज भी ये बदले लेते हैं। मैंने कहा रहे तुम मिनक नहीं बने अभी, हम मिनक बन गए, ऐसे नहीं होता आगे। हमने एक के बदले दो मारे तो दो के आगे चार मारेंगे, फिर हम चार के आठ मारेंगे, फिर तो समाप्ति नहीं होगा। आंख के बदले में आंख फोड़ी जाए तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, फिर तो ये समाप्ति नहीं होगी। कानून नाम की चीज होती है, किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून सजा देगा उसकी। अरे यार नहीं रे, तुम्हारे में वो बात नहीं रही, पहले वाले तुम्हारे बड़के बड़े जोरदार लोग थे राजस्थान के, तुम अब बहादुर नहीं हो। अब तुम माने वो माने, पर हमें साथ नहीं करते कम से कम। वो जब हम, तब मैंने उससे पहली बार सुना कि अच्छा उनके अभी तक ये चल रहा है कि ब्लड मनी है, या तो हम मारेंगे या उनसे पैसे लेके आएंगे। तो मैं पाकिस्तान वाले कई कबीलों अंदर इस प्रकार की बातें चल रही होगी वहां पर। फिर हमारे अचानक वो जो मेरे साथ वाले थे उनके दिमाग में आया, और उन्होंने मुझे अचानक कहा कि भैया वॉशरूम चलते हैं। अब उस वो रशिया वाला जो गार्ड खड़ा सामने, उसको ये नहीं समझ में आया कि हम उसको बुलाएं कैसे। अंग्रेजी उनको आए नहीं, रशियन हमें नहीं आए। तो वो पाकिस्तानी, उसने कहा मैं बुलाता हूँ उसको। उसने उसके इधर कम ईयर, थोड़ा बहुत अंग्रेजी वो समझते हैं, वो आया, उसको बुला के कहे वी आर फ्रेंड्स हियर बट एनिमी देयर, यहाँ हम दोस्त बने हैं पर नहीं है। तो फिर हमने उसका हमें वॉशरूम जाना है, तो वो हमें वॉशरूम ले गया। जाते हुए मेरे साथ वालों ने मेरे को कहा भैया आपने को सर ने कहा था कि कोई ना कोई आपको कैमरे में बैठ के देखेगा कि तुम वहां क्या कर रहे हो। तो कैमरे में बैठ के कोई ये भी तो देख रहा होगा कि हम एक पाकिस्तानी से पिछले 15 मिनट से बातचीत कर रहे हैं, उस पाकिस्तानी से जिसको इन्होंने बिठा रखा कि इनको डाउट है कि ये बंदा और कुछ भी हो सकता है, इसको वापस भेजेंगे, फिर तो अपने को टिकाएंगे। भाई इनको लगेगा भाई 4 घंटे पहले एक पाकिस्तानी आया था, 4 घंटे बाद हिंदुस्तानी आया, और ये आपस में दोस्त है, इसका मतलब पूरी गैंग है। और कल पूरे मॉस्को में धमाके धमाके करेंगे वैसा। और भैया आप तो दाढ़ी से लगते हो रो कि आप तो पक्का ही करके जाओगे इधर। मैं क्यों, मैं अब इसके पास जाके नहीं बैठना, ठीक है। तो हम साइड में जाके बैठ गए। उसने एक दो बार आवाज लगाई, अरे भाई इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो हम नहीं गए, उसकी तरफ इग्नोर मारा उसको। इतने में वो रशिया वाले दो अधिकारी यार पकड़ के अलग अलग कमरों में ले गए पूछताछ करने के लिए, तुम इधर कई इधर उन्होंने पूछताछ की उनके। वो हम दिसंबर के महीने में चले गए थे, रशिया में सबसे भयंकर ठंड दिसंबर में पड़ती, मतलब 22 दिसंबर को वहां दिन नहीं उगता, पूरी रात, दिन उगता ही नहीं है, पूरी रात अंधेरा अंधेरा अंधेरे रहते हैं। और वैसे भी दिन उनके 10 बजे सूर्य भगवान उगते, 4 बजे छिप जाते, 2 बजे अंधेरा होने लग जाता। तो दिन छोटे होते हैं, रातें बहुत लंबी होती हैं, इन दिनों में ठंड पड़ती है भयंकर वाली, तापमान -18 डिग्री। तो उन्होंने हमसे पूछा भाई तुम दुनिया का पहला देश घूमने के लिए निकले तो हमारे देश में क्यों आए, और कहीं चले जाते। तो हमने कहा अरे रूस से हमारी दोस्ती है। हम, मैंने तो गाना गा के और सुना उनको कि सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदू से। रूस यार हमने फिल्मों में देखा है। तो उन्होंने कहा बाकी सब ठीक है, तुम दिसंबर में क्यों आए? दिसंबर इतनी ठंड पड़ती है, हम तो खुद ही घर से बाहर नहीं निकलते। मैं वापस उसको कहा कि मैं भारत में जहां से बिलोंग करता हूँ वो वेस्टर्न इंडिया है, और वहां पे हमारी गर्मी पड़ती है +55 डिग्री में, इसलिए हमें ठंड देखनी थी यार। ये स्नोफॉल और हमने खाली बर्फ गिलास में ही देखी है, यहाँ भी तो देखें आके।
तो उसने कहा अच्छा। फिर उसने कहा उनको क्या सबसे बड़ा डाउट होता है कि गरीब लोग हैं इंडिया वाले और ये यहाँ के नौकरी करेंगे, तो उसने कहा तेरे पास रुपए कितने हैं? तो सर ने ये कहा था रुपए जेब में खूब सारे रखना था। मैं कहा, पैसे की लगा दूं डेयरी में। पैसे खूब सारे लाए। उसने कहा तुमने कमाई की कैसे, तुम रुपए लाते कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ। अब उनके कोचिंग नहीं समझ आया कि कोचिंग क्या होती है। कोचिंग क्या होती है? सरकारी नौकरी की तैयारी कराते। अब उसकी सरकारी नौकरी नहीं समझ में आए, न तो उनकी कोचिंग होती है ना उनकी कोई सरकारी नौकरी इस टाइप का कुछ सिस्टम होता है। कई देर अब वो क्या मेरे को वेबसाइट दिखा, उसको इंटरनेट पे वेबसाइट कहीं दिखाई, फाइनली उसको लगा गया जाने दो। उसने कहा जाओ। इधर इतने मेरे साथ वालों को 5 मिनट बाद में छोड़ दिया। तो हम जब निकल रहे थे वो पाकिस्तानी पीछे से वापस आवाज लगाए, कह रहे भाईजान क्या हुआ? तो हमने आपस में बात की कि इसकी तरफ देखना ही नहीं है, यदि पीछे देखा और इसने पीछे कह दिया ना फतेह हमारी होगी। ये वापस पकड़ेंगे अपने को। अरे सिया बड़ा लटका लटका के मारेंगे, देख लेना। ये कहेंगे कल धमाके करेंगे बेटे ये। तो मैंने उससे सुना कि अरे यार ये मोताना वाला अभी तक चल रहा है। तो अपने ये पहले था, लेकिन अंग्रेजों ने आगे इस व्यवस्था क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो जनजातियों को ये समझ नहीं आया कि भाई पढ़ा लिखा समाज था नहीं, तो उनको ये बड़ा अजीब लगा कि यार हमारी व्यवस्था थी तो आपने बंद क्यों कर दी। अच्छा जनजातियों के एक और था कि जनजातियों के जो इलाके, मान लो इस इलाके में जनजातियां रहती है ना, अब इस इलाके में से रास्ता जाता है, इस रास्ते से जो कोई जाएगा वो जनजातियों को टैक्स देगा। उस टैक्स को बोलते बोलाई। क्या बोलते? जनजातीय मार्ग से यदि आप गुजरते हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स कौन सा था? बोलाई। राजमार्ग कर, कौन सा कर था? हाईवे टैक्स। हमारे यदि मार्ग से जाओगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, हमारे वाले हाईवे से गुजरोगे तो। अच्छा एक, यदि मान लो ये जनजातीय इलाका है और मेरा यहाँ पे खेत आ गया, तो मैं यहाँ पे जाके खेती करूंगा, इस इलाके के अंदर खेती करूंगा, तो भी इनको एक टैक्स दूंगा। मैं उस टैक्स को बोलते रखवाली। क्या बोलते? रखवाली। सुरक्षा कर, सिक्योरिटी टैक्स। कुल मिला के जनजातियां ये कहती कि यदि तुम हमारे इलाकों में रहोगे या हमारे इलाके से गुजरोगे तो हमें एक टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग पूछते भाई किस बात का? कि हम तुम्हारी सिक्योरिटी करेंगे, जाओगे तो सिक्योरिटी देंगे, रहोगे तो भी तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। तो किससे दोगे सिक्योरिटी? की हमसे ही, हम तुम्हें लूटेंगे नहीं। इसलिए जनजातियां दो टैक्स लिया करती थी। कौन कौन से? बोलाई और रखवाली। बोलाई कैसा करता, रखवाली कैसा था? अंग्रेजों ने बंद करवा दी। अंग्रेजों का सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, इसलिए अंग्रेजों का आने के बाद यहाँ से कोई टैक्स लगेगा नहीं। इसलिए नाराज थे यार, हमारी तो इकोनॉमी खत्म कर दी आप लोगों ने। कोरोना, ये तो कोरोना आया और वो ये क्या बोलते हैं तुम्हारे, इसको ऑनलाइन आया। ऑनलाइन आया तो लोगों को पता चला कि हम भी पढ़ाते हैं, वरना तो मेरे घर वालों को स्प्रिंग बोर्ड नाम नहीं आता था, वो बोलते स्प्रिंग डेल। और मेरे गांव वालों को पूछ लेता कि वो लड़का क्या काम करता, वो कहते ट्यूशन पढ़ावा है। तो उनको लगता साइकिल लेके घर घर जाता है और पढ़ा के आ जाता है वहां पे। ये तो ये ऑनलाइन आया तब लोगों को पता चला कि अच्छा ये भी कोई काम तो करते हैं, वरना तो लोग काम भी मानते। मैं आज भी कई कई बार कोई मिलता रहोगा, अरे सर हमने तो आपके वीडियो पिछले 3 साल में सारे देखे हैं। आप 3 साल से जब से पढ़ाना शुरू किया तब से देख रहे हैं। अरे पढ़ा तो 2012 से रहा हूं मैं, तुमने अभी देखा है जाके? तो पहले ऑनलाइन है ना। चलो आगे। जनजातीय इलाकों में एक पौधा होता है महुआ। कौन सा होता है? शराब बनती है इसकी। क्या बनती है? जनजातियां महुए की दारू निकालती और पीती, अपनी निकालती और अपनी पी लेती। अब जब अंग्रेजों के कांटेक्ट में, मतलब राजा के कांटेक्ट में, तो राजा ने कहा महुए से शराब नहीं बनाओगे तुम। क्यों भाई, इसमें तुम्हारी क्या दिक्कत है? कि नहीं, भारत में आज दिन तक, मौर्य काल से लेके आज दिन तक, कब से कब तक, कब से कब तक शराब बनाने का अधिकार केवल सरकार के पास है। दारू केवल कौन बना सकती है? और कोई भी शराब बना नहीं। दो कारण है उसके। एक कारण तो है कि हर कोई शराब बनाएगा तो शराब केमिकल रिएक्शन से बनती है, तो हो सकता है केमिकल ज्यादा गिर जाए, ज्यादा गिर जाए शराब जहरीली हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। अभी भी अखबारों में कई बार आती है जहरीली शराब पीने से 2 मरे 4 मरे, इस प्रकार की। तो यदि ज्यादा बन गई तो लोग मर सकते हैं। तो एक तो ये कारण सरकार कहती है हम बनाएंगे तो केमिकल सही मिलाएंगे, तुम घर पे बनाओगे हो सकता है केमिकल ज्यादा मिला दो, लोग मर सकते हैं। दूसरा ये है, शराब सबसे अधिक टैक्स देने वाली चीज है। सरकार को सबसे अधिक टैक्स मिलता है, तो किससे मिलता है? सरकार उस टैक्स को छोड़ना, तो इसलिए हर सरकार, भले वो राजा की सरकार थी, भले अब वाली सरकारें हैं, वो चाहती है शराब हम बनाएंगे ताकि लोगों से हम क्या लेंगे। तो इसलिए कोरोना के अंदर सबसे पहले ठेके खोले गए थे। कोरोना में सब कुछ बंद हो गया तो सरकार की टैक्स आना क्या हो गया? बंद। सरकार करेगी क्या? सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा, कर्मचारियों की सैलरी, सरकार के खर्चे। तो सरकार ने फिर एक दिन अखबार में आया, सब कुछ बंद पड़ा है, एक दिन अखबार में आया कि सरकार ने कहा कि ज्यादा जरूरत वाली चीजें शुरू की जाएगी।
तो हमें लगा कोचिंग शुरू कर देंगे। भाई सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की है, तो स्कूलें शुरू होगी, कोचिंग शुरू होगी। फिर अगले दिन उन्होंने ठेके खोल दिए। तब पता चला कि सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की है? अति आवश्यक सेवाएं प्रारंभ की गई। तो सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? शराब की। इसलिए सरकार ने क्या खोले? सबसे पहले ठेके। और कितने भले लोग होते हैं शराबी। कोई भी शराबी ठेके पे लड़ा नहीं। 2 गज की दूरी पूरा पालन, दूर दूर खड़े थे, मास्क लगा के खड़े थे, आराम से शराब खरीदी उन्होंने, कोई लड़ाई झगड़ा। उन्होंने कहा भाई अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है भारत की, हम खुद लड़खड़ा लेंगे पर अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने रोका। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाया। शराबियों को थैंक यू बोला जाना चाहिए कि देश को बचाने में मुख्य योगदान किसका था। और जो मध्य प्रदेश के एक अधिकारी थे, उनका एक बयान बड़ा पॉपुलर हुआ था। एक्साइज ऑफिसर थे वहां के। कौन से? दारू वाले जो ऑफिसर होते हैं उनको बोलते हैं एक्साइज ऑफिसर। क्या बोलते हैं? तुम बनोगे, तुम्हारा जब आरएस में सिलेक्शन होगा, तुम्हारे में से कई एक्साइज ऑफिसर बनोगे। क्या बनोगे? तो एक एक्साइज ऑफिसर थे, उनका बयान बड़ा पॉपुलर हुआ। उनसे पूछा गया कि ठेके खोल दिए, यहाँ पे कोरोना फैल जाएगा लोगों में। उनका नहीं, हम केवल दारू की बोतल उनको देंगे जिनकी वैक्सीन लग गई, जिनकी वैक्सीन नहीं लगी उनको शराब देंगे। तो कैसे पता करोगे? तुम चेक करोगे क्या वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? हम पूछेंगे उससे कि क्या तुम्हारी वैक्सीन लगी या नहीं। यदि उसके नहीं लगी तो हम उसको शराब ही नहीं दे। तो कोई आदमी झूठ बोल जाएगा? उनका नहीं, शराबी झूठ नहीं बोलते। मैं क्या इज्जत बख्शी है इस आदमी ने। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने महुआ वाली शराब पे क्या लगा दी? रोक। जनजातियां बहुत नाराज थी। जनजातियों ने ये क्या तरीका है? मतलब एक आदमी पूरे दिन काम करे, रिझे पचे, 12 घंटे परिश्रम करे और शाम को थोड़ा बहुत चिल भी ना करे। सरकार बने साल भर हुआ है, उसमें अपने जनजातीय क्षेत्र से आने वाले के एमएलए साहब खड़े हुए विधानसभा में और उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमें शराब बनाने का अधिकार वापस दो, आदिवासियों को शराब बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार ने कहा क्यों मिलना चाहिए? तो उन्होंने कहा हमारे ये ट्रेडिशन है, जैसे मैं मेरी बहन के घर पे जाता हूं तो मुझे 5 बोतल दारू लेके जानी पड़ेगी। यदि मैं नहीं लेके जाऊंगा तो मेरी बहन के ससुराल वाले बहन को ताने मारते हैं कि तेरा भाई फकीर आ गया बिना दारू लिए हुए। अब मैं क्या करूंगा? दारू की बोतल कहां से खरीदूंगा? ठेके से। ठेके से खरीदता हूँ, रुपए ज्यादा लगते हैं, वरना हम बनाएंगे, हमारी हमारी देंगे, हमारी पियेंगे, इसलिए हमारे रुपए कम लगेंगे। क्यों मार रहे हो आप हमें? हमारी वो ट्रेडिशन चेंज नहीं हो सकता, खर्चा ज्यादा हो जाता है। बस सरकार ने कहा ना। फिर तो हर तीसरा आदमी कहेगा हमारी ट्रेडिशन आज ही बनाया है हमने, हम भी भाई साहब बहन को देखे आएंगे, इसलिए शुरू नहीं किया जा सकता। बाकी जनजातियों की मांग अभी तक है। जनजातियां इस बात से भी परेशान थी कि पहले जंगल में जब वो रहते तो जंगल की लकड़ियां कौन लेगा? जनजातियां। फल फूल कंद मूल कौन लेगा? जनजातियां। अब राजा ने कहा मैं लूंगा, कभी लकड़ियां तुम नहीं काट सकते, लकड़ियां मैं लूंगा, जितने भी फल फूल है मुझे ला के दो। तो वन में उनके जो भी अधिकार थे वो क्या कर दिए गए थे? समाप्त। वही जो एक दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारत में पहली बार जो भी काम होता है उसका विरोध हो जाता है। पहली बार जनगणना अभी तो लोगों की समझ नहीं आई भाई क्यों मिनखों को क्यों गिना जा रहा है? मनुष्य को कौन गिनता है? ये तो भगवान की देन है, किसी की कम और किसी के इसमें गिनने की कहाँ आवश्यकता आ गई? फिर एक आधा कोई आप जैसा सैना आदमी था, उसने कहा मैं बताता हूँ क्यों गिन रहे हैं। अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। किसके साथ? और वहां अंग्रेज हार रहे हैं। तो अंग्रेज गिनते नहीं है, ये तो घर में आके चेक करते हैं जवान लड़के कितने हैं। तो फिर इनको जैसे ही पता चलेगा कि मान लो अफगानिस्तान में इनके 3 जवान मर गए, तो ये कहेंगे फलाने घर में 3 उठा लाओ। फिर अपने वाले बच्चों को कहाँ भेजेंगे लड़ने के लिए? अफगानिस्तान। वहां 7 मर गए, फलाने जी के 7 है, पूरी पेटी पैक करके उधर भेजो इनको। तो आप मानोगे नहीं, मतलब जनगणना वाले जब घर पे आते जवान जवान लड़के गायब हो जाते। जनगणना वालों कहा घर के सदस्य बाहर आओ, तो या तो बच्चे या बूढ़े। अरे बीच में कहां गए? होते ही नहीं, डायरेक्ट इधर से इधर। एक आधा कोई और सैना निकला, उसने कहा नहीं है, लड़ाई तो खत्म हो गई कब की। मैं बताता हूँ क्यों है। क्या? कि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा टैक्स, आदमियों पे टैक्स लगाएंगे। जैसे पशुओं पे लगा दिया, वैसे अब किस पे लगाएंगे? लोग गायब हो जाते। घर में 10 सदस्य हैं, वो बताते हैं हमारे तो 5 ही, 5 है ही नहीं। फिर एक आधा तो कोई मेरा जैसा अल्टीमेट ही था, जोरदारी बंदा था, उसने कहा ना तो लगाएंगे टैक्स, ना भेजेंगे अफगानिस्तान। ये तो घर में आके साइज चेक कर रहे हैं कि मोटे कितने और पतले कितने। क्यों? कि फिर मोटे आदमी को मोटी लुगाई, पतले आदमी को पतले लुगाई दो। ये जो गलत तरीके से साइड डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ये चेंज किया जाएगा। अब फालतू में भाई साहब गीत गाने पड़ते हैं, महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रहे, ये अब गीत गाए नहीं जाएंगे। गाँव के लोग जाते, उनको यूं थोड़ी बातें बता दिया करते। उन्हीं दिनों अपने राजस्थान में एक बहुत बड़े समाज सुधारक आए हुए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन आए हुए? उदयपुर आए हुए। कहाँ पे आए हुए? डूंगरपुर पास में पड़ता है, तो ये भी उदयपुर वहां पे उनके उपदेश सुनने के लिए आए, तो उनसे बड़े प्रभावित हुए। और स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय कह रहे थे कि अंग्रेज हमारे देश में हम लोगों को ईसाई बना रहे हैं और हमें ईसाई बनने की आवश्यकता
अच्छा, अंग्रेज ईसाई बनाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये देते थे कि हिंदुओं में खूब सारे भगवान है, कि तुम्हारे तो यहाँ विष्णु भगवान अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग, हमारे तो एक ही है। हमारे एक भगवान को पूज लो, आपको अलग अलग पूजने की आवश्यकता। और हम उससे बड़ा यूं फील करते हैं कि हाँ यार ये तो अपनी कमियां बताते हैं, फिर वो और 10 कमियां निकाल के लाते हैं कि यार तुम्हारे कोई भगवान किसी टाइप का है, कोई भगवान किसी टाइप का है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहला व्यक्ति इसने कहना शुरू किया कि हमारे भी एक ही भगवान है, हमारे भी एक से अधिक भगवान है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्या बोलो देखे, एकमात्र सत्य वो भगवान ब्रह्म है, जो जगत में संसार में जो दिखाई दे रहा है, राम जी अलग कृष्ण जी अलग, ये सही नहीं है। हमारे वेदों में लिखा हुआ ब्रह्म सत्यम, एकमात्र सत्य कौन है, ब्रह्म। हमने उसके अलग अलग नाम दे दिए, कोई उसको राम बोलता है, कोई उसको कृष्ण बोलता है, कोई उसको विष्णु बोलता है, कोई उसको ब्रह्मा बोलता है। बाकी भगवान हमारा भी क्या है, एक है, निर्गुण निराकार है। और निर्गुण निराकार, निर्गुण का मतलब है उसके गुणों के बारे में हम जानते नहीं, गुणों के बारे में। अब यदि आप किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में नहीं जानते, शक्ल के बारे में नहीं जान सकते, क्या उसकी फोटो बना सकते हो, क्या उसकी मूर्ति बना सकते हो? तो काम मूर्ति पूजा नहीं करनी। तो साहब भगवान को राजी करने के लिए क्या करेंगे, यज्ञ। क्या करो, तो आर्य समाज किस पे बल दे रहा था, यज्ञ। अब कोई आपको ईसाई आके कहे कि यार तुम्हारे तो खूब सारे भगवान, हमने कहा नहीं है, एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगत। अरे नहीं नहीं, तुम तो मूर्ति पूजा करते हो ना, बंद कर दी, कल इस साइड में रख दी मूर्तियां, हम तो यज्ञ कर रहे हैं। तो अगले बंदे के लॉजिक ही क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो उन्होंने कहा था एकेश्वरवाद। क्या कहा था, हम एक ईश्वर को मानने वाले, अलग अलग लोगों को मानने वाले। गोविंद गिरी को ये बात बड़ी समझ में आई, हाँ यार ये ईसाई मिशनरी आके अपने को भी यही कहते हैं, जनजातियों को भी, कि देखो यार तुम कभी तो पेड़ पौधों को पूज लेते हो और कभी पहाड़ को पूज लेते हो और कभी ये तो गलत तरीका है। तो इन्होंने कहना शुरू किया, हम भी एक ईश्वर को मानते हैं, दूसरे ईश्वर को मानते नहीं है। और ईश्वर के लिए हमें मूर्तियों की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं, हम भगवान के भगत हैं।